नमस्कार। आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो विभिन्न चुनौतियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सामने वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इनके बारे में जानने से पहले हम एक शॉर्ट रूप में गुटनिरपेक्षता का अर्थ जान लेते हैं। हालांकि हमने गुटनिरपेक्षता का अर्थ और उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः मैं आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है उसके बारे में बता रही हूँ। गुटनिरपेक्षता का अर्थ एक तरह से शक्तिमूलक राजनीति से अलग रहना है और सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से है, चाहे वे राष्ट्र गुटबंध हों या गुटनिरपेक्ष हों। यहाँ हम ये देखते हैं कि वे स्वतंत्र राष्ट्र जो कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए प्रयासरत हैं और सैनिक गुटों से अलग हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो प्रमुख कर्णदाता नेहरू, नासिर और टीटो, इन तीनों ने भी गुटनिरपेक्षता के प्रमुख रूप से 5 आधार बताए थे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि गुटनिरपेक्ष वे देश हैं जो स्वतंत्र नीति पर चलते हों और जो देश उपनिवेशवाद का विरोध करते हों और जो भी गुटनिरपेक्ष देश हैं वो किसी सैनिक गुट के सदस्य नहीं हैं और इसके अलावा किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं किया हो और सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त नहीं दी हो। ये प्रमुख आधार हैं वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के थे। लेकिन हमने ये देखा कि वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो प्रमुख आधार थे वो कम नज़र आ रहे हैं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि आज गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसके सामने कई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन की जो प्रमुख जो चुनौतियां हैं उनमें बात करते हैं हम सैनिक गुटों की। हमने ये देखा कि महाशक्तियाँ जो हैं वो सैनिक दबाव बनाती हैं कमज़ोर राष्ट्रों पर और कमज़ोर राष्ट्र हैं उनको लालच देती हैं, चाहे वो आर्थिक सहायता का दें या किसी अन्य प्रकार का, और एक तरह से वो अपने गुट में शामिल करने का प्रयास करती हैं। और सैनिक दबाव के कारण जो भी कमज़ोर राष्ट्र हैं वो महाशक्तियों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो ये गुटनिरपेक्षता की एक तरह से अवहेलना है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो एक प्रमुख विशेषता है वो ये है सैनिक गुटों से अलग रहने की नीति। जैसे कि भारत जैसे जो गुटनिरपेक्ष देश है उसके विरुद्ध अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी। इस प्रकार हिंद महासागर में महाशक्तियों की सक्रिय गतिविधियां भी इस क्षेत्र के गुटनिरपेक्ष देशों पर दबाव डालने की एक तरह से चेष्टा बनी रहती है हमेशा। दूसरी जो प्रमुख बाधा जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आ रही है वह है गुट जो निरपेक्ष देश हैं आपस में पारस्परिक उनमें तनाव बना रहता है। जैसे अगर हम बात करें बांग्लादेश भारत की, भारत, नेपाल, भारत, भूटान, इनमें चाहे वो सीमा विवाद को लेके हो या आतंकवाद घुसपैठियों से संबंधित हो या फिर पानी के बंटवारे को लेकर के हो, हमेशा आपस में तनाव बना रहता है। तो एक तरह से जब गुटनिरपेक्ष जो देश हैं उनमें तनाव ही बना रहता है, ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन कमज़ोर नज़र आता है। दूसरी ओर अगर हम देखें, बात करें हम 1999 की, जब पाकिस्तान द्वारा कारगिल में घुसपैठिए भेजकर और एक तरह से भारत के साथ अघोषित युद्ध की शुरुआत कर दी थी, तो कहीं न कहीं हम ये देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष जो देश हैं उनमें निरंतर तनाव बना रहता है, चाहे वो सीमाओं को लेकर के हो, पानी बंटवारे को लेकर के हो या फिर आतंकवाद से संबंधित हो। अगला जो कारण है वह है आर्थिक पिछड़ापन। हम ये जानते हैं कि मुख्य रूप से जो गुटनिरपेक्ष जो देश थे उसमें एशिया और अफ्रीका के जो और लैटिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र देश थे उन देशों ने मिलकर के
इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी और मुख्य रूप से ये देश ही इसमें शामिल हैं। ये देश हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं और ये अपना विकास करना चाहते हैं, इसलिए कहीं न कहीं ये महाशक्तियों के अधीन भी हैं और महाशक्तियाँ इनको आर्थिक सहायता का लालच दे करके और अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं। तो हमने ये देखा कि आर्थिक जो पिछड़ापन है वह भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए एक चुनौती बना हुआ है। आज ये जो देश हैं वो स्वयं आत्मनिर्भर नहीं है, ये महाशक्तियों पर निर्भर हैं, इसलिए ये अपनी आर्थिक सहायता के लिए हमेशा महाशक्तियों की ओर मुँह ताकती रहती हैं और एक तरह से ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए कमजोरी है। अगला जो कारण है वह है गुटनिरपेक्ष देशों में अस्थिरता। तो हमने देखा कि जो ये नवोदित जो देश थे उनमें लोकतांत्रिक सरकारें भी बनती हैं, लेकिन काफ़ी राजनीतिक रूप से शिक्षित नहीं होना वहाँ के नागरिकों का, या फिर वहाँ भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। तो जो सरकारें बनती हैं वो लंबे समय तक अपना शासन पूर्ण नहीं कर पाती हैं और एक तरह से अस्थिर सरकारें बनने से वहाँ जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है और इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक तरह से कमजोरी आती है। जैसे कि हम बात करें क्यूबा जैसे जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, वहाँ हमने देखा कि बहुत सी बार अमेरिका द्वारा वहाँ की जो फिदेल कास्त्रो उसकी सरकार को गिराने की बार बार कोशिश की जाती रही है। अगला जो कारण है वह है यह एक नैतिक आंदोलन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए कई बार ये कहा जाता है कि इसमें नैतिकता भरी बातें हैं और नैतिकता का जो दबाव होता है वो कमजोरी होता है। इसके पीछे कोई ठोस शक्ति नहीं है। नैतिक शक्ति होने के कारण गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है वह असफल है, क्योंकि यह एक तरह से अपनी आवाज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से रख पाने में सफल नहीं है। इसमें मुख्य रूप से शांति सहअस्तित्व की बात कही गई है, शस्त्रों की बात नहीं कही गई। तो बहुत से जो देश हैं वो इसमें इसलिए शामिल नहीं होना चाहते कि अगर उन पर कभी आपत्ति आएगी तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से काम नहीं चलेगा। उनको किसी न किसी रूप में सैनिक सहायता, आर्थिक सहायता चाहिए। इसलिए बहुत सारे जो देश हैं वो इस आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते। अगली जो मुख्य कारण है वह है गुट सापेक्ष राष्ट्रों की बढ़ती संख्या। हमने ये देखा कि वैश्वीकरण के इस दौर में कोई भी जो देश है वो अछूता नहीं है, सारी सीमाएं खोल दी गई हैं। इसके कारण बहुत से जो देश हैं उनकी दूरियां कम हो गई और नज़दीक आ गए और आज एक दूसरे पर निर्भर हो गए। और इसमें कहीं न कहीं चाहे वो आर्थिक सहायता के लिए उनकी निर्भरता हो या सैनिक सहायता के लिए, वो महाशक्तियों पर निर्भर हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि गुटनिरपेक्षता की श्रेणी में नहीं आना चाहते, वो अपना विकास करना चाहते हैं। इसलिए गुट सापेक्ष जो राष्ट्र हैं उनकी जो संख्या है वह निरंतर बढ़ती जा रही है। तो हमने ये देखा कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की कही गई इसमें, और सैनिक जो गुट हैं उनसे अलग रहने की बात कही गई, और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायपूर्ण वातावरण को विकसित किया जाए और मध्यस्थता द्वारा विभिन्न जो विवाद हैं उनको निपटाया जा सके, इसकी भी बात कही गई। लेकिन गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसके सामने जो प्रमुख जो समस्या आई वह आई गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की आपस में जो आत्मनिर्भरता है वह काफ़ी कम है, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और वो अपने विकास के लिए जो महाशक्ति हैं उन पर निरंतर निर्भर बने हुए हैं। इसलिए वर्तमान में गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसने अपने स्वरूप को चेंज भी करना चाहा है। आज हम ये देखते हैं कि
इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में चाइना जैसी देश को भी एक पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया जाता रहा है और नित नए सुधार गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हम देखने को मिल रहे हैं हमें। धन्यवाद।